अच्छा, अब अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर या उसकी टीम मेंबर्स को कोई क्यूरी है एक्सटर्नल टू द प्रोजेक्ट, तो उसका वो कांटेक्ट पर्सन कौन होगा जिससे वो क्यूरी करेगा या जिससे वो इंटरेक्ट करेगा? जनरली प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर एक बॉडी होती है जिसको हम स्पॉन्सर कहते हैं। ये स्पॉन्सर कौन है? या तो ये पीएमओ का हेड स्पॉन्सर हो सकता है। इस प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या काम करना है, और इवन उससे भी बेसिक क्वेश्चन ये है कि इस प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट किसने किया? इस प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट करने वाला स्पॉन्सर है। अगर तो वो पीएमओ उस इदारे के अंदर है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पे काम कर रहा है, तो वो स्पॉन्सर इस प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट करेगा और प्लस यही इस प्रोजेक्ट मैनेजर को रिसोर्सेज लेके देगा। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ प्रोजेक्ट किस किस तरह से, दो तीन सिनेरियोज, डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज हम देखते हैं कि क्या क्या सूरत हाल हो सकती है। एक ही हो सकती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस वाले इन इन तीन चार आपने ना सिनेरियोज को लाजमी माइंड में रखना। एक सॉरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट का आइडिया आता है या प्रपोजल आता है और वो प्रोजेक्ट प्रपोजल अप्रूव हो जाता है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि हमने ये प्रोजेक्ट करना है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी हो कि वो अपना प्रोजेक्ट खुद कर ले। तो ऐसे केस में जनरली वहां पे इस ऑर्गेनाइजेशन में, लेट्स से जैसे हम बार बार कह रहे थे कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक वेबसाइट बनानी है, तो अपने आईटी मैनेजर को वो बुलाएंगे और कहेंगे कि भाई आप वेबसाइट बनाओ, और सिंपली एक इंटरनल मेमो के थ्रू या एक छोटी सी ईमेल के थ्रू वो कहेंगे कि इट वाज डिसाइडेड, या मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर इवन, कि इट वाज डिसाइडेड ड्यूरिंग आवर क्वार्टरली मीटिंग by the competent authority के our organization will be having a website by this ending, or approved budget for the website is this. IT manager is appointed as a project manager for this project. He has to carry out all necessary actions required to successfully commission this website by so and so date within this budget. All departments are provide to provide necessary assistance या resources to the IT manager or the project manager for this project. अब आप देखें यहाँ पे ये जो भी बंदा जिसने ये अंग्रेजी लिखी है, ये जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है, चाहे वो जनरल मैनेजर है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो द सीईओ है, वट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसने ये चीजें अपॉइंट की हैं, जिसने आईटी मैनेजर को अपॉइंट किया है, जिसने उसको पावर्स दी हैं, जाहिर है उसी ने इसको फंड्स देने हैं, वही और उसी को ये प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा, वो स्पॉन्सर कहलाता है। ठीक हो गया जी, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये स्पॉन्सर होगा। अच्छा, अब अगर आईटी मैनेजर को कोई रिसोर्सेज नहीं दे रहा, कोई डिपार्टमेंटल हेड को ऑपरेट नहीं कर रहा, या कोई प्रॉब्लम अकर करता है, तो वो किसको बताएगा? वो जिसने इसको ये प्रोजेक्ट पे अपॉइंट किया, वही उसका डायरेक्ट रिपोर्टिंग बॉस होगा। एक और सिनेरियो लेते हैं। उस सिनेरियो के अंदर ऐसा है कि जी इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड तो किया, अब जो मैं बात कर रहा हूँ उसको जरा गौर से समझना है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने कहा कि आईटी मैनेजर हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, लेकिन हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये आईटी मैनेजर खुद वेबसाइट डेवलप कर सके। अब क्या होगा कि ये मार्केट में किसी को अप्रोच करेंगे। अब उस अप्रोच करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो यह कि वो डायरेक्ट किसी वेंडर को बुलाएगा, किसी सॉफ्टवेयर हाउस को बुलाएगा और उसे कहेगा कि हमें वेबसाइट डेवलप कर दें, या वो कहेगा अखबार में या वेबसाइट पे ऐड देगा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज या वेब डेवलपर्स वो इसको बिड करेंगे, और बिडिंग के नतीजे में आप जो बेस्ट सूटेड वेब डेवलपर है, सॉरी, उसको आप वो बिड अवार्ड कर देंगे और वो आपके प्रोजेक्ट को अंडरटेक करेगा। लेट्स से ये जो फर्स्ट वन है, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ना, इसको अवार्ड हुई है। लेकिन ये जब बिड कर रहा होता है, इस बिड करने से पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी तो कुछ काम होते हैं। वो काम क्या हुए होंगे? इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी ओपीएस होंगे, और उन ओपीएस में उन्हें अंदाजा होगा कि एक वेबसाइट जो कि अखबार में ऐड है, जो उसके ये स्पेक्स हैं, वो बनाने के लिए हमें इतना एस्टिमेट लगता है, हमारी इतनी कॉस्ट आती है, हमें इतने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन इसको सामने रखते हुए, और इतना टाइम चाहिए होगा,
वो एक प्राइस और टाइम ड्यूरेशन और वो कोट करती है कि हम इतने महीने में इतनी डेज में ये वेबसाइट बना देंगे। अब लेट्स से ये उनको ना लाइक 1 लाख लगना है और उस 1 लाख में वो अपना 20,000 या 30,000 प्रॉफिट ऐड करके वो बिड करते हैं इसको। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर ये है, इस प्रोजेक्ट मैनेजर का काम सिंपली इतना था कि इसने प्रोक्योरमेंट वाला नॉलेज एरिया में वो गया और उस प्रोक्योरमेंट वाले नॉलेज, या उसने कहा कि हम अपनी रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं और रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद उसने कहा कि भाई हम ये खुद नहीं बना सकते, हम इस प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर रहे हैं। और वहां पे उसने कहा आउटसोर्स करना है, और वो जो प्रोक्योरमेंट 10 नॉलेज एरियाज है जिसमें प्रोक्योरमेंट एक नॉलेज एरिया है, उसमें उसने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर देते हैं। और वहां पे एक आया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हुआ, इन्होंने इसको बिड किया, बिड इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट विन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट विन करने के नतीजे में कहा हम 1,30,000 में ये बना के देंगे। अब ये जो भी जिस भी डिपार्टमेंट ने इनको बिड विन करके दी, वो लेट्स से बिजनेस यूनिट था या व्हाटएवर, उन्होंने अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रोजेक्ट को फॉर्मली ऑथराइज करना है कि हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, अब हमने उस कॉन्ट्रैक्ट पे पैसा कमाना है। तो यहाँ पे ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट करेगा और ये प्रोजेक्ट मैनेजर को वो कहेगा कि आपने 1 लाख में बना के देना है, 30,000 हमारा प्रॉफिट है। इसको 130 कोट किया हुआ प्राइस। इस प्रोजेक्ट मैनेजर का जो कंस्ट्रेंट है, जो लिमिट है बजट की, वो है 1 लाख। लेकिन इस प्रोजेक्ट वही प्रोजेक्ट है और इस ऑर्गेनाइजेशन की जो बजट की लिमिट है वो है 1,30,000। ये बात समझ आ रही है जो मैंने बोली अभी? इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ब्लू वाला ये जो मैं अब लिख रहा हूं, इसके अंदर स्पॉन्सर वो होगा जिसने ये वेबसाइट अप्रूव की। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पॉन्सर वो होगा जिसने इस प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट किया। ये वाली ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इस प्रोजेक्ट मैनेजर को जब चार्टर के अंदर अपॉइंट किया गया हो तो उसे साथ ये बता दिया दैट कॉन्टेक्ट पर्सन फ्रॉम द कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन वुड बी देयर आईटी मैनेजर और मिस्टर सो एंड सो। तो अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट गैदर करनी हो, कोई चीजें कोऑर्डिनेट करनी हो, तो इससे बात कर लीजिए। या इसको ये कहा गया हो कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इसको ये कहा गया हो कि आपने ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट कोई बात नहीं करनी, इनफैक्ट आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आपने मुझसे पूछना है। और ये जो मुझ इधर जिसको मैं कह रहा हूँ वो स्पॉन्सर है। तो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आप देखिए मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड मल्टीपल स्पॉन्सर बन रहे हैं, बट हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्पॉन्सर है, अपना उसका प्रोजेक्ट मैनेजर है और उस हिसाब से प्रोजेक्ट। और ऐसा हो सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन भी अपने प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा फर्दर सबलेट कर दे, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दे, अगर इन दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अंदर कोई ऐसी क्लॉज नहीं है जो इनको रिस्ट्रिक्ट कर रही हो कि आप आगे सब किसी और को हमारे काम का हिस्सा नहीं दे सकते। जनरली डिफेंस वगैरह के प्रोजेक्ट के अंदर ना ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपने हमारे, क्योंकि क्लासिफाइड चीजें होती हैं, तो आपने इसको फर्दर आगे सबलेट नहीं करना किसी को। अच्छा, सो अब आपको ये अंदाजा हुआ कि स्पॉन्सर इज समवन जो इस प्रोजेक्ट मैनेजर को ना सिर्फ अपॉइंट करता है बल्कि उसको रिसोर्सेज भी देता है। और हमारे केस में हमने कहा कि यार ये प्रोजेक्ट अपॉइंटमेंट बेसिकली पीएमओ कर रहा है और वही रिसोर्सेज कर रहा है, और प्रोजेक्ट के दुनिया से बाहर अगर किसी से इंटरेक्ट करना है तो हम इस स्पॉन्सर को जाकर ही बोलेंगे। हाँ, ये स्पॉन्सर मुझे जरूर कह सकता है कि आप दूसरे फंक्शनल मैनेजर से, जो भी आपको गाड़ी चाहिए तो आप आईटी वाले, सॉरी जो एमटी मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट वाला जो आपका डिपार्टमेंट होता है उससे आप गाड़ियां ले लें। और अगर वो मुझे ये फैसिलिटेट नहीं करता, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस होता है, तो मैं अपने स्पॉन्सर को बताऊंगा कि, और वो स्पॉन्सर जनरली हायर अथॉरिटी वाला होगा इन तमाम लोगों से। फिर वो स्पॉन्सर उसे कहेगा, ही वुड बी और शी वुड बी द बिग बॉस, वो इसे कहेगा कि भाई आप गाड़ियां क्यों नहीं दे रहे, मैंने आपको क्या कहा हुआ है इस चार्टर के थ्रू, इस चार्टर के थ्रू आपको पावर्स इस प्रोजेक्ट मैनेजर को दी हुई है, आप उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, एंड सो ऑन। सो ये है जी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर का अभी तक का जो इंट्रोडक्शन आपको चाहिए था वो दिया। समटाइम्स मेरा स्पॉन्सर मेरा कस्टमर भी हो सकता है डायरेक्टली। लाइक मैं एक बिल्डर हूँ, छोटा सा बिल्डर हूँ, डायरेक्टली मैं ही ठेकेदार हूँ और मैं ही कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं ही प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। उस केस में ये मेरा कस्टमर है, उसने मुझे घर बिल्ड करने का या प्लाजा बिल्ड करने का कहा है, तो अब मैं उसका बना रहा हूँ। तो अब मुझे रिसोर्सेज, फंड्स, पावर्स, रिक्वायरमेंट क्या है, प्लाजा कितना बनना है, कितना का नहीं बनना, सो ऑन,
वो सारे का सारा मुझे एक कस्टमर दे रहा है, तो ये कस्टमर मेरा स्पॉन्सर भी है। सो स्पॉन्सर इज अ जनरल टर्म दैट इज यूज्ड फॉर अ पर्सन और फॉर अ ग्रुप और फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट करती है, उसको रिसोर्सेज देती है, उसको अथॉरिटी देती है, उसको पावर देती है, और वो प्रोजेक्ट मैनेजर उसी को जवाबदेह भी होगा। सो अब हम आगे चलते हैं। अजम्पशन लॉग हमारी हो गई थी, सॉरी। सर पीएमओ भी हो सकता है ना स्पॉन्सर? यस यस, पीएमओ कैन बी अ स्पॉन्सर, यस। या पीएमओ के अंदर एक बंदा स्पॉन्सर होगा? हाँ, मतलब इन जनरल मैंने कहा कि एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट या एक इंडिविजुअल ऑफिस। अगर मैं जनरल टर्म्स में करूँ, ज़ाहिर पीएमओ, या हम कहते हैं ना हेड ऑफिस से बंदा है, तो हेड ऑफिस का अगर वो क्लर्क भी आए ना तो आपके लिए हेड ऑफिस है, बात खत्म। ऐसा ही है ना। बट ऑब्वियसली हेड ऑफिस में देयर इज अ पावर, देयर इज एन अथॉरिटी जो आप जिसकी पावर लेके सब आते हैं उधर से। पीएमओ से आपके पास कोई बंदा आया तो वो ज़ाहिर है पीएमओ हेड या उसके अंदर कोई सब हेड है मे बी, वो आपको अपॉइंट कर रहा होता है या वो आपको पावर्स दे रहा होता है। लाइक अगर पीएमओ सारे प्रोजेक्ट्स को देख रहा है और उसके अंदर उसने फर्दर छोटी छोटी डिविजन्स बनाई हुई हैं कि आईटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट ये करेगा या वेबसाइट से रिलेटेड ये बंदा है देखेगा, और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या गेमिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो ये बंदा देखेगा, जो जर्नल ऐप्स हैं वो ये वाला बंदा देखे, तो हो सकता है आप उस इंडिविजुअल से वो जो वेबसाइट वाला है उसको आप रिपोर्ट कर रहे हो। सो एनीवेज, तो सर मतलब एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट करेगा, सिर्फ पावर देगा, या बाकी रोल्स भी असाइन करेगा, या बाकी चीजें भी असाइन करेगा, जो या सिर्फ ऊपर टीम वाली के दो अंदर, चीजें देखें करेगा? देखें मैं आपको बताता हूँ, जो टीम के अंदर बातें हो रही है ना, जनरली प्रोजेक्ट मैनेजर के पास उसकी अथॉरिटी होती है कि प्रोजेक्ट मैनेजर ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करे। हाउएवर, जिन प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है वहां पे पता है क्या, इवन द सीईओ भी साथ बैठ जाता है। मतलब उसमें फिर वो ना बैरियर्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लेट से पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की मेक और ब्रेक होती है। तो वहां पे वो कहता है नहीं यार आप यूं करो ना, वो जो डायरेक्टर सो एंड सो है उसको अपॉइंट कर लो। ये बातें बाज दफा चार्टर के अंदर लिख दी जाती है। चार्टर के अंदर ही आपकी एक टीम, कोर टीम जिसको हम कहते हैं, आप आगे ये पढ़ेंगे ये सारी बातें, एक कोर टीम होती है जिसको आप पहले से ही अपॉइंट कर देते हो चार्टर के अंदर। बाकी टीम प्रोजेक्ट मैनेजर खुद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी डिसाइड करता है, लेकिन कुछ कोर टीम मेंबर्स पहले से बता दिए जाते हैं कि भाई यही होंगे। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को ही फुल अथॉरिटी दे दी जाए कि आप ये काम करें। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस पे डिपेंड करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि लेट्स से अगर ये लिखा हुआ प्रोसीजर्स के अंदर कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैज टू ऑब्टेन अप्रूवल फॉर सो एंड सो। अभी हम ईएफ एंड ओपीएस की बात कर रहे थे कि हायरिंग का कोई प्रोसीजर डिफाइन हो तो फिर जाहिर प्रोजेक्ट मैनेजर को वो काम करना पड़ेगा। अगर उसने लिख दिया चार्टर के अंदर कि तमाम तर अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन होंगी, आपने बाहर से कोई बंदा हायर नहीं करना, तो ये आपकी ईएफ है, ये आप पे कंस्ट्रेंट एक इम्पोज हो गया कि आपके पास अब जिस क्वालिटी का भी बंदा या नीचे स्टाफ अवेलेबल है आपने उसी से काम करवाना है। सो दैट्स अ कंस्ट्रेंट ऑन यू नाउ। ठीक है। सो ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी ये लिखी हुई जरूर होंगी कहीं ना कहीं। आपको यू विल ड्राइव योर पावर्स और अथॉरिटीज फ्रॉम सम रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, चाहे ओपीए की शक्ल में हो, चाहे गवर्नेंस के कोई रूल्स प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, चाहे चार्टर के अंदर जो नेसेसरी पावर्स आपको रिक्वायर्ड है वो आपको दे दी जाएगी। क्लियर जी? अच्छा, अब अगला पॉइंट है स्टेक होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर्स के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्टेक होल्डर्स इज एनी बॉडी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनीवन, एनीवन एक्चुअली, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे ग्रुप ऑफ पीपल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, जो आपके प्रोजेक्ट को पॉजिटिवली और नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता हो या आपके प्रोजेक्ट से पॉजिटिवली और नेगेटिवली इफेक्ट हो सकता हो, वो आपके प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर है। और ये बहुत बड़ी रेंज है, मैंने आपको कल इसके बारे में काफी चीजें बताई थी। ये बहुत वाइड रेंज आ जाती है। उन सारे स्टेक होल्डर्स को बेसिकली मैनेज करना ये प्रोजेक्ट मैनेजर का एक बहुत बड़ी, आप कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी होती है। ऑब्वियसली यू जस्ट कांट
manage or interact with all the stakeholders all the time. However, आप अपने लिए ये जरूर क्लियर कर लेते हैं कि भाई ये स्टेक होल्डर मेरे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं. मसलन कस्टमर को आप नाराज किसी सूरत नहीं करेंगे. कस्टमर यू नो would be at the highest priority among all stakeholders. Sponsor would be among highest priority people, क्योंकि स्पॉन्सर है कि मुझे कह दिया प्रोजेक्ट रोक दो तो मैं रोक दूंगा. मुझे तो अथॉरिटी देने वाला चार्टर के अंदर वो स्पॉन्सर है. अगर वही मुझे कह रहा है कि प्रोजेक्ट रोक दो तो फिर मैं रोक दूंगा. अगर वही मुझे कह रहा है फंड्स नहीं देने तो कि नहीं देने, खत्म बात. सो उस स्टेक होल्डर को आप अगेन नाराज नहीं कर सकते. फिर बात ये हम पढ़ेंगे स्टेक होल्डर्स की ना क्लासिफिकेशन हम करते हैं. मसलन सीडीए अगर ऑब्जेक्शन लगा दे तो आपका प्रोजेक्ट रुक जाएगा. ऑब्वियसली मैं उसको भी खफा नहीं करना चाहूंगा. लेकिन अब एक और चीज है, कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनको आप हर छोटी छोटी बात जो है ना वो बताना चाहते हो, और कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं कि दे आर लीस्ट बॉर्डर्ड. वो ये कहते हैं कि भाई अगर कोई मसला नहीं है, जैसे टॉप मैनेजमेंट है, उसे आप क्यों बता रहे हो कि सर वो खुरम जो है वो लेट आया था और उसकी जगह हमने फलां बंदे को लगा दिया. टॉप मैनेजमेंट वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट. टॉप मैनेजमेंट को आप तभी वो कोई चीज बताते हो या वो आपसे तभी कोई चीज पूछती है जब आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम अकर करता है और वो उस प्रॉब्लम से इफेक्ट होते हैं. सो स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना बेसिकली ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है या काम है. अब स्टेक होल्डर क्या क्या हो सकते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजर बजाते खुद एक स्टेक होल्डर है. इवन जैसे मैंने कहा उसकी फैमिली एक स्टेक होल्डर है. कस्टमर इज अ स्टेक होल्डर. स्पॉन्सर के बारे में आपने कहा वो स्टेक होल्डर है. प्रोजेक्ट टीम एक स्टेक होल्डर है. और इसके अलावा हर वो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर सके या उससे इफेक्ट हो, चाहे वो इफेक्ट पॉजिटिव वे में है चाहे नेगेटिव वे में है. और सिर्फ प्रोजेक्ट से नहीं, प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज से या प्रोजेक्ट के आउटकम दोनों से. अच्छा जी, अब हम एक और बात करते हैं कि कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे होंगे जो ऑल द टाइम प्रोजेक्ट के अंदर कंटिन्यूसली इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट टीम एंड प्रोजेक्ट मैनेजर. कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे होंगे जो शुरू में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, आखिर पे कम होते हैं. जैसे हमने कल पढ़ा था पीएमओ हेविली इन्वॉल्व इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट और फिर एंड पे जाके होती है. कस्टमर में भी ऑल द टाइम साथ साथ आपके चले. टॉप मैनेजमेंट शायद उस वक्त इन्वॉल्व ना हो जब तक आपके प्रोजेक्ट उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो. उनको अगर आपकी रिपोर्ट्स ठीक जा रही हैं सब अच्छा की तो दे मे नॉट इवन बॉदर यू एट ऑल. सो इसके अलावा स्टेक होल्डर्स कैन बी इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन और दे कैन बी एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन. ये एक और अंदाज है देखने का. एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने अभी सीडीए का जिक्र किया था, गवर्नमेंट टैक्स डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स और कंसल्टेंट्स आप हायर कर रहे हैं. सेलर्स हैं, सेलर्स का मतलब यहाँ पे वो जो वेंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, बैंक्स हैं जिनसे आपने फंडिंग ली है लेट्स से, और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. अच्छा, और वो जो स्टेक होल्डर्स इंटरनल टू द प्रोजेक्ट है वो मैंने आपको प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट टीम बता दिया. प्रॉपर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट मींस यू कीप देम इन्फॉर्म्ड. उनसे आपको उनको इन्फॉर्म भी करना है और उनको इन्वॉल्व भी करना है, उनसे इनपुट जरूर लेना है प्रोजेक्ट को प्लान करते हुए. ये जो मैं अब आपको बात बता रहा हूँ, दिस इज एन अदर टिपिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पीएमआई's वे ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि आपने हर चीज में स्टेक होल्डर को अप्रोप्रिएट लेवल पे इन्वॉल्व करना है. लाइक अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो टीम मेंबर्स को ये बताता है कि सो एंड सो एक्टिविटी 5 दिन में आपने कंप्लीट करनी है, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर बैड प्रोजेक्ट मैनेजर है. आपको लेट्स से मैं अगर आपसे बात करता हूँ और आपको मैं कहता हूँ कि यार व्हाट डू यू थिंक आपकी क्लास की टाइमिंग क्या बेहतर रहेगी, ये आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस का सबब बनेगा, या मैं आपको बताऊं कि 7 से 9 बजे आपकी क्लास होगी, ये बेटर परफॉर्मेंस का. ऑब्वियसली मैंने आपको लिमिट पुट की हुई है तो यही होगी फॉर द टाइम बीइंग. तो ये हमारे इनिशियल चार्टर के अंदर ये लिखा हुआ था, इसलिए अभी मैं इसको छेड़ नहीं रहा. बट अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली जब प्रोजेक्ट प्लान करता है तो अपनी टीम से भी इनपुट लेता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी लेता है. जैसे हमने कल उस दिन एक एग्जांपल की बात की, हमने ये कहा कि एक डिपार्टमेंट है और वो सॉरी उसके अंदर हमने कुछ पेंट वर्क करना है या वो जो सीलिंग वाला काम करना था ऊपर,
तो उस सीलिंग वाले काम में हमने कहा कि जी वेंसडे एंड थर्सडे को जो है ना इस फ्लोर पे ये रूम्स जो है वो उसकी सीलिंग को हमने छेड़ना है। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट का प्लान बना के इनको दे दूं तो ये प्लान मेरा कभी भी फाइनल नहीं होगा। ऑल द टाइम जब मैं उसको भेजूंगा वो ऊपर टॉप मैनेजमेंट को, सर वो उस दिन तो हमारे वो फॉरनर्स आ रहे हैं, हम नहीं कर सकते हैं। और जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन को, टॉप मैनेजमेंट को उनकी प्रायोरिटी का पता होता है। अच्छा, फिर आप इसको वापस करोगे, अब आप डेज चेंज करोगे तो दूसरे लोगों के डेज आप इफेक्ट चेंज कर दोगे। ज़ाहिर है इन बंदों को अगर आप थर्सडे को अकोमोडेट करते हो इस डिपार्टमेंट को या फ्राइडे को, तो जिसको फ्राइडे को आपने असाइन किया हुआ था वो इफेक्ट हो जाएगा। सो टू एंड फ्रो ये मूव होता रहता है और प्लान फाइनलाइजेशन में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन इसके बजाय अगर आप इनपुट लो अपनी इस प्लानिंग के अंदर अपने तमाम स्टेक होल्डर से, इन डिपार्टमेंट वालों से, अपने टीम मेंबर से, बाहर जो कस्टमर आने हैं उनसे इनपुट लेके और फिर प्लान बनाओ, तो दैट प्लान ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो जल्दी अप्रूव हो जाएगा। और फिर उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इन लोगों का बाय इन शामिल हो जाता है। बाय इन शामिल होने का मतलब ये है कि उन लोगों की उस चीज के साथ कमिटमेंट बढ़ जाती है। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि यार आप तसल्ली से सोच के बताओ आपको बेस्ट सूटेड टाइम क्या रहेगा, और आप मुझे खुद कहते हो कि सर ये फलां चीज़ है और ओके सर मुझे ना आप थर्सडे और फ्राइडे को आप मुझे इतने इतने बजे कांटेक्ट कर लें। अब अगर आप इससे बैकआउट करते हो तो यू नो दैट वुड बी एन एम्बैरेसिंग थिंग फॉर यू, एंड आपके पास कोई जवाब नहीं होगा उससे बैकआउट करने का। आप अपने इस फैसले के साथ खुद कमिटेड हो गए। वाई? बिकॉज आपने ये खुद मुझे प्लान बताया। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं आपको कहूँ कि भाई थर्सडे और फ्राइडे को, तो आप मुझे फिर एट द एंड ऑफ द डे कह सकते हो कि सर उस दिन तो मेरी सो एंड सो कमिटमेंट आ गई, आपने मुझसे पूछा ही नहीं, आपने मुझे कंसल्ट ही नहीं किया। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट है ना, उसका ये एंगल याद रखें। चाहे वो प्रोजेक्ट टीम से अप्रूवल इनपुट लेना हो, चाहे एक्सटर्नल टू दिस प्रोजेक्ट, मतलब स्पॉन्सर से इनपुट लेना हो, कस्टमर से लेना हो, रेगुलेटरी बॉडी से लेना हो, सो ऑन। अब लाहौर जो ऑरेंज ट्रेन वाला लेट्स से प्रोजेक्ट था, उसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर मिस हुआ था। और उस मिस होने की वजह से प्रोजेक्ट बहुत डिले हुआ। मतलब मैं उसकी बाकी चीज़ों को फिलहाल हम डिस्कस नहीं, वो पॉलिटिकल गुड और बैड फिलहाल हम नहीं डिस्कस करें। उसमें एक स्टेक होल्डर था जो हमारे ये कल्चरल हेरिटेज वाली बॉडी थी, वो मिस हो गया था। और उस स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट ये थी कि मैं 200 फीट या कितने मीटर के अंदर अंदर 200 मीटर का उसके करीब करीब आप कोई भी इस किस्म की रोड या ऐसी चीज, अगर कोई आपकी कल्चरल हेरिटेज वाली बिल्डिंग है तो उसके एक खास डिस्टेंस के अंदर आप रोड नहीं गुजार सकते। एंड बिकॉज ऑफ दैट पीस वो स्टे आ गया, यू नो, और ये स्टेक होल्डर को आपने इनपुट सॉरी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया था। एज ए रिजल्ट आपका प्रोजेक्ट पता नहीं कितने मंथ डिले का शिकार हो गया। ठीक है। सो ये हमें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इसके अंदर लेसन है, हमें सिर्फ वो देखना है। तो ये है हमारे पास स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। Stakeholder management is a very important concept of PMI's way of project management. अच्छा जी, अभी तक आप लोग जाग रहे हैं एक तो चीज है जो जी सर, एक बोलिए। चीज है, ये जो इस तरह के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट होते हैं, क्या इसमें कस्टमर स्टेक होल्डर होता है? कस्टमर, हाँ, कस्टमर इफेक्ट हो रहा है। सबसे ज्यादा बड़ा स्टेक होल्डर मैंने कहा होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन कस्टमर के स्टेक होल्डर का इनपुट किस तरह होगा उस चीज में? मतलब स्टेक होल्डर सब कहते हैं कि ठीक है, आपका हाँ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं या बाकी चीजें जो है वो नहीं इनपुट नहीं दे रहे हैं, नहीं कस्टमर का नहीं, इनपुट किस तरह से आएगा? रिक्वायरमेंट सबसे बड़ा इनपुट उसका है। रिक्वायरमेंट का, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के वक्त एक बड़ा इनपुट आता है। ये मटेरियल ठीक है, ये क्वालिटी ठीक है, इतने फ्लोर होने या नहीं होने, पेंट आप कौन सा करना चाह रहे हैं, टाइल्स आप कौन सी यूज कर रहे हैं, ठीक है, सैनिटरी फिटिंग्स आपकी ये वाली है। एक सिंपल, मैं बिल्कुल लोअर लेवल पे एक घर की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, लेट्स से ऐसा ही है ना। डिजाइन। तो आपको इनका इनपुट के बगैर आप चल ही नहीं सकते हो। कस्टमर तो सबसे बड़ा मतलब वो क्या लगे फंडामेंटल स्टेक होल्डर्स में से है। अच्छा, एक बात मैं सॉरी आपको ठीक हो बताना, गया, ठीक है फिर समझ। कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जिनको आप कभी भी खफा नहीं कर, और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में उनकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर रहती है, एंड कस्टमर और स्पॉन्सर उनमें से एक है। अच्छा, अब तीन और टिपिकल टर्म्स जो कि आप बार बार सुनेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, वो है WPD, WPI एंड WPR। वर्क परफॉर्मेंस डाटा, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये तीन चीजें, वर्क परफॉर्मेंस डाटा,
वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। बेसिकली आपके प्रोजेक्ट पर होने वाला जो जो भी आपके प्रोजेक्ट से निकलने वाला डाटा है, द रॉ डाटा, उसको हम वर्क परफॉर्मेंस डाटा कहते हैं। मसलन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सर्दन वॉल जो है हमारे प्रोजेक्ट की, वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गई, सॉरी 21 अक्टूबर को, ठीक हो गया। ये वॉल कंप्लीट हो गई 9 अक्टूबर को। उसके बाद वर्क ऑन सो एंड सो एक्टिविटी हैज बीन डिलेड, वर्क ऑन सो एंड सो एक्टिविटी हैज बीन कंप्लीटेड, वर्क ऑन सो एंड सो एक्टिविटी हैज स्टार्टेड। ये जितना भी रॉ डाटा आ रहा है, मतलब अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस वॉल पे 21 अक्टूबर को बनना शुरू हो गई है वॉल, ये एक रॉ डाटा है, इससे आपको कोई कंक्लूजन नहीं मिलता दैट वेयर डू यू स्टैंड as you know with respect to your project performance। ये रॉ डाटा जब मैं अपने प्लान के साथ इन सम कॉन्टेक्स्ट उसको देखूंगा कि यार ये एक्टिविटी जो है ये स्टार्ट कब होनी थी, वहां पे मेरे पास लिखा हुआ है वो 15 अक्टूबर को, प्लान के अंदर लिखा हुआ 15 अक्टूबर को स्टार्ट होनी थी। तो अब जब मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में इस डाटा को देखता हूं तो इट बिकम्स यूजफुल इंफॉर्मेशन। और वो यूजफुल इंफॉर्मेशन ये है कि मेरी ये एक्टिविटी 7 डेज का इसमें डिले आया है, ये लेट स्टार्ट हुई है। और लेट स्टार्ट होने का मतलब ये है, और लेट्स से अगर ये एक्टिविटी 21 अक्टूबर को हुई है और 25 अक्टूबर को स्टार्ट होनी थी, ये 4 दिन पहले हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, इससे आगे वाली जितनी एक्टिविटीज हैं वो भी अब जल्दी होंगी। तो मुझे उन एक्टिविटीज पे जो लोग काम कर जिन्होंने करना है उस टीम को पहले हायर बुलाना पड़ेगा, या उस टीम को मुझे कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी कि भाई अपना मटेरियल इक्विपमेंट जो जो चाहिए वो रेडी रखना, क्योंकि अब हमने जो एक्टिविटी 30th को स्टार्ट करनी थी वो मे बी 27th को स्टार्ट कर रहे होंगे। सो जब हम उस रॉ डाटा को, जिसको वर्क परफॉर्मेंस डाटा कहते हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, दैट मीन्स अपने प्लान के साथ कंपेयर करते हैं, तो वो हमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है जिसको हम वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये जो वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन है, इन सारी इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा करके रिपोर्ट्स की शक्ल में लाते हैं। वो रिपोर्ट्स लाइक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी, पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखी हो सकती है, वो ग्राफ की शक्ल में भी हो सकती है, वो चार्ट्स की शक्ल में भी हो सकती है, वो टेबल्स की शक्ल में भी हो सकती है, यू नो इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को हम रिपोर्ट्स की शक्ल में बनाते हैं। अब मैं आपको इसकी एक दो एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मेरे पास यही जो हम अभी बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था, और सॉरी एक एक्टिविटी स्टार्ट होनी थी और उस एक्टिविटी को लेट हो गई या जल्दी हो गई। अब लेट्स से वो एक्टिविटी लेट हुई, इस एक्टिविटी के लेट होने की वजह से मैं कुछ फोरकास्ट करूंगा कि अब मेरा पूरा प्रोजेक्ट ओवरऑल डिले होगा या नहीं होगा। अगर डिले होगा तो मुझे कस्टमर को भी बताना पड़ेगा, मुझे स्पॉन्सर को भी बताना पड़ेगा, और जो उसे डांट खानी है वो खानी पड़ेगी। अगर मेरे पास अभी तक जितनी एक्टिविटीज कंप्लीट हुई हैं वो अपने बजट से, प्लान्ड बजट जो इस वक्त तक होना चाहिए था इन एक्टिविटीज को कंप्लीट, उससे ओवरशूट कर गया, तो जाहिर है फिर रिमेनिंग वर्क में भी ऊपर चला जाए, तो मेरा जो टोटल बजट रिक्वायर्ड होगा वो बढ़ जाएगा। तो इस बेसिस पे भी मुझे कोई फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। मैं इन चीज़ों को सामने रखते हुए एक रिपोर्ट बनाता हूँ। अब कुछ रिपोर्ट्स मेरी स्पॉन्सर को जा रही होंगी, कुछ में भी टॉप मैनेजमेंट को जा रही होंगी, कुछ में भी कस्टमर को जा रही होंगी, और इसी तरह मुझे भी बहुत सारे लोग रिपोर्ट्स भेज रहे होंगे। जो मेरा सप्लायर है, मेरा कॉन्ट्रैक्टर है, वो मुझे बता रहा होगा सो एंड सो मटेरियल हमने भेज दिया है, इतना जो है अभी पाइपलाइन में है, इतनी देर बाद आएगा। तो ये जितना भी डाटा, जब सॉरी वो जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम उसको वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट की शक्ल में आगे भेजते हैं। यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई है तो मैं अब आपको वो जो हमने प्रोसेस ग्रुप पढ़े हुए हैं उसके साथ WPD, WPI एंड WPR को लिंक करना चाह रहा हूँ। अभी तक ये बात समझ आ गई, ये तीनों चीजें क्या है? वर्क परफॉर्मेंस डाटा इज द रॉ डाटा। जी, इसका मतलब कि WPDI से WPI और WPI से फिर आगे WPR। वेल डन, ऐसा ही है, और ये मतलब मुझे समझाना है, ठीक हो क्या? अच्छा, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है प्रोजेक्ट के ऊपर। ये जो प्रोसेस ग्रुप्स हैं इनको आप सामने रखते हैं, ये आपको मैंने पहले दिन दिखाया था, आई होप आप लोगों ने देखा हुआ है। मतलब
ये मैंने आपको एक चीज कही थी कि अगर आप साथ के साथ नहीं पढ़ रहे तो अगले लेसन्स भी आपको समझ नहीं आएंगे, और उसका मकसद यही था कि मुझे बार बार चीजें कुछ पिछली कोट करनी पड़ती हैं, तो आई होप कि आपको वो चीजें समझ आ जानी आ गई होंगी पहले वाली, और आपको वो याद भी होगी। सॉरी। अच्छा जी, अब ये जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग वाला प्रोसेस ग्रुप है, इसको हम शॉर्ट में ना M&C कहते हैं, MNC, M&C, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो MNC है, M&C के अंदर ये जितनी भी रिपोर्ट्स और डाटा और इससे रिलेटेड चीजें होती है ना, वो M&C के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका जो प्रोजेक्ट है ना, वो इस जगह पे और होता है। एक प्रोसेस है जिसका नाम है डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का काम हो रहा होता है, ठीक है, बाकी हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ पे प्रोजेक्ट का काम हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, मुझे उस प्रोजेक्ट का जो भी रॉ डाटा है वो इसी जगह से जनरेट हो रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई शक? WPD जनरेट होता है इस जगह से, एग्जीक्यूटिंग के अंदर, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर एक प्रोसेस है जिसका नाम है डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क। हमारे प्रोजेक्ट का पूरा काम इस जगह पे हो रहा होता है। यहाँ पे डाटा जनरेट होगा, वो डाटा स्कोप से रिलेटेड होगा। स्कोप कितना कंप्लीट होगा, जो अभी मैं कह रहा था दीवार बन गई तो स्कोप कंप्लीट हो गया, दीवार शुरू हो गई, दीवार नहीं बनी, दीवार इनकम्प्लीट है, ये सारे का सारा मेरे पास बेसिकली स्कोप है। अच्छा, वहां पे टाइम क्या है, किस डेट को आई, ये मेरे पास स्केड्यूल है, तो ये स्केड्यूल से रिलेटेड डाटा आएगा। कितने में बनी है, वो मेरे पास कॉस्ट का डाटा आएगा। इसी तरह क्वालिटी का डाटा, इसी तरह रिसोर्सेज का डाटा एंड सो ऑन। हर हर नॉलेज एरिया से रिलेटेड WPD यहाँ पे जनरेट होता चला जाएगा, रॉ डाटा यहाँ से जनरेट होता चला जाएगा। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर क्या होता है, हम अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। इन तमाम नॉलेज एरिया, जैसे ये स्केड्यूल का है, ये स्कोप का है, ये कॉस्ट का है, इनका रिलेटेड डाटा यहाँ पे आएगा, और इस प्रोसेस ग्रुप के अंदर, जिसको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कहते हैं, यहाँ पे वो प्लान के साथ कंपेयर होगा। लाइक अगर मैं कहता हूँ वॉल बनी, वॉल नहीं बनी, वॉल पूरी हो गई, वॉल आधी हो गई, तो वहां पे मैं देखूंगा अच्छा यार प्लान के अंदर क्या लिखा था, ये वॉल कितनी बननी है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मुझे बताएगा कि मैं एज पर प्लान काम कर रहा हूँ, या मैं प्लान से आगे हूँ, या मैं प्लान से पीछे हूँ। सेम गोज फॉर टाइम, टाइम से आगे चल रहा हूँ, टाइम से पीछे चल रहा हूँ। कॉस्ट के लिए मैं कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट का इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, जिसको मैं कहूंगा कि यार मैं ओवर बजट जा रहा हूँ या मैं अंडर बजट जा रहा हूँ। सो WPD जो जनरेट होता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग के दौरान, वो कंपेयर होता है प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर। रिस्पेक्टिव नॉलेज एरिया का डाटा रिस्पेक्टिव प्लान के साथ कंपेयर होगा। जो मैंने कॉस्ट का प्लान बनाया, WPD अबाउट कॉस्ट उससे कंपेयर होगी। जो स्केड्यूल का प्लान बनाया है, स्केड्यूल का जो WPD है उसके साथ कंपेयर होगा। अभी प्लान समझने, एक्चुअल में किसी और से भी कंपेयर होता है। बहरहाल प्लान के नतीजे में जब इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास आता है, तो वो मेरे पास WPI की शक्ल में, वेरिएंस की शक्ल में आएगा, कि या तो वो वेरिएंस होगी या वेरिएंस नहीं होगी। अगर वेरिएंस नहीं है तो मेरी WPI ये बन जाएगी वी आर गोइंग एज पर प्लान। और वो प्लान जो है वो स्कोप का भी WPI आएगा, कॉस्ट का भी WPI आएगा, स्केड्यूल का भी आएगा, क्वालिटी का भी, हर हर नॉलेज एरिया का WPI आएगा। सो अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो मेरा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, इसके इनपुट पे हर हर नॉलेज एरिया का WPD आता है, और इसके आउटपुट पे जो चीज निकलती है वो हर हर नॉलेज एरिया की WPI है। इज दिस क्लियर? ऐसा ही होगा ना? Yes, sir. मैं रिस्पेक्टिव प्लान के साथ कंपेयर Yes, करूंगा sir. WPD को, और मेरे पास WPI आएगा। अच्छा, ये दोनों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले बैकग्राउंड वाले कह रहे हैं। अब्बास साहब, आपको समझ आ रही है? अरकम आप, जी सर, है ना? बेसिकली जो कंपेयर की है प्रोजेक्ट प्लान से, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसको WPI कह रहे हैं। उसको हम बेसिकली वो एक इंफॉर्मेशन बनती है, फिर फर्दर फोरकास्टिंग भी इसी में आती है वगैरह वगैरह। बिल्कुल, लेकिन वेरिएंस जो है बेसिकली। वेरिएंस आ जाएगी। हम ये देख रहे हैं कि यार ये जो रॉ डाटा है ये एक मीनिंगफुल हमें कोई इंफॉर्मेशन दे, तो उसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है।
कोई अगर मुझे ये बताता है बिल्कुल 22 अक्टूबर को एक चीज स्टार्ट हो गई तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। हाँ, उसको मैं कंपेयर करता एग्जैक्टली हूँ कि कब होनी थी और हुई कब है, तो दैट बिकम्स WPI। अच्छा, अब बिल्कुल, एक जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है कि डाटा को जैसे लेके हाँ प्रोसेस करके कोई प्रोसेस करते, मीनिंगफुल हाँ इंफॉर्मेशन बिल्कुल बना रहे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, वो जो बेसिक डेफिनेशन है वही है। अच्छा, एक चीज अब मैं आपको ना समझाना चाह रहा हूँ जो इस सारी डिस्कशन का एक मकसद है, और वो ये है कि मैंने आपको एक बात कही थी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो पहला नॉलेज एरिया है वो है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का। और इंटीग्रेशन करती ये है कि आपके प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बेसिकली उसका रोल है कि वो इंटीग्रेट करे सारी नीचे होने वाले नॉलेज एरिया को। अब आप देखें कि हर नॉलेज एरिया से जो WPI आया है, प्रोजेक्ट मैनेजर इंटीग्रेशन में यहाँ पे ये जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में जो ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क है, वो ये सारी WPI को इकट्ठा करता है और उस सारी WPI को इनपुट पे यहाँ पे लेता है, और एज अ रिजल्ट वो फाइनल रिपोर्ट्स बनाता है, जो कि रिपोर्ट वो टॉप मैनेजमेंट को भी देगा, वो कस्टमर को भी देगा, वो स्पॉन्सर को भी देगा। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को वो कंबाइन करके रिपोर्ट की शक्ल देता है, और देखें वो इंटीग्रेशन नॉलेज एरिया में होगा। ये बात क्लियर होगी कि इंटीग्रेशन का रोल क्या है, अपने नीचे होने वाले तमाम कामों को, यहाँ पे तो जो कॉस्ट वाला है मैनेजर वो कॉस्ट को इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो स्केड्यूल वाला है वो स्केड्यूल की दे रहा है, जो क्वालिटी वाला है वो क्वालिटी की दे रहा है, बट कंबाइंड वे में ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनती है, चाहे ओवरऑल की बने चाहे पार्शियल बने, बट वो रिपोर्ट्स इंटीग्रेशन में टॉप पे प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा होता है। ये बात क्लियर हुई है? एक्यूमुलेटेड जो है। कम्युलेटेड है बिल्कुल, इसीलिए हम इसको यस सर। इसी तरह एक और बात, जी और वो बात ये, वो भी मैं इंटीग्रेशन समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हर नॉलेज एरिया का एक प्लान बनता है, जैसे स्कोप को मैनेज करने का एक स्कोप मैनेजमेंट प्लान बनेगा, स्केड्यूल को मैनेज करने के लिए एक स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान बनेगा, कॉस्ट को मैनेज करने के लिए कॉस्ट मैनेजमेंट, और मैंने कहा था वो सब नॉलेज एरिया के बनते हैं। और ये सारे प्लान्स प्लस कुछ और प्लान ये कंबाइंड होके इंटीग्रेटेड फैशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में बनते हैं, और वो यहाँ बनता है, और वो अगेन प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। कॉस्ट वाला उसको प्लान बना के देगा, स्केड्यूल वाला भी बना के देगा, और इन दोनों में बाज दफा कुछ कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। कोऑर्डिनेशन में अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ एंड देन विल कंक्लूड दिस डिस्कशन हियर। वो ये कि कॉस्ट वाले ने कहा कि जी जनवरी के अंदर, सॉरी स्केड्यूल वाले ने कहा जनवरी के अंदर ये एक्टिविटीज होंगी, फेब के अंदर ये, लेट्स से ये जनवरी का मंथ है, फेब के अंदर ये एक्टिविटी शुरू से स्टार्ट होगी, वो मार्च अप्रैल आगे भी जाएगी, और इसके मुताबिक, और इस एक्टिविटी की कॉस्ट लेट्स से $700 है, इसकी $1000 है, जो पार्ट मार्च फेब में होना है, जो पार्ट मार्च में होना है वो $500 है, जो पार्ट आगे होना है वो लेट्स से $200 है। तो इन सारों का अकोमुलेटेड नीचे मैं बजट बनाऊंगा कि यार मुझे जनवरी के अंदर 700 इसका चाहिए, 200 इसका चाहिए, 300 इसका, ओके जनवरी के अंदर इतना बजट है, इसके अंदर इतना बजट है, इसके अंदर। अब आप देखें स्केड्यूल और बजट साथ साथ चल रहा है, इन दोनों की आपस में हमें इंटरेक्शन करवाना पड़ेगा, और ये जो कोऑर्डिनेशन रोल है, ये जो इंटीग्रेशन रोल है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का, वरना तो कॉस्ट वाला अपना देख रहा है और वो अपना देख रहा है। सो ये WPD WPI यहाँ तक अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं, दिस इज लास्ट मिनट। अगर आपकी कोई क्यूरीज हो यू मे आस्क मी नाउ, और वी विल डिस्कस इट इन टुमारोज लेक्चर, और कल आपका इंशाल्लाह छोटा सा एक क्विज भी हमें होगा, ठीक है जी। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह, श्योर सर। सेम टाइम। टेक थैंक केयर यू जी, अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।